साथियों, मैं अमित त्रिपाठी घटना चक्र के इस प्रतिष्ठित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिहार रिवीजन बैच की अगले क्रम में मैं उपस्थित हुआ हूं। कल हमने बजट पर चर्चा की थी और आज बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्षों पर हम आपसे बात करेंगे। आइए आगे देखते हैं बिहार में कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां महत्वपूर्ण रही हैं जिनको आर्थिक सर्वेक्षण में जिनको स्थान दिया गया है। पहला, स्थिर कीमतों पर अभी हम आपसे स्थिर कीमतों पर बात करेंगे कि स्थिर कीमतें हैं क्या और वर्तमान कीमतें क्या हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था वर्ष 2023-24 में 4.65 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच चुकी है, जबकि वर्तमान कीमतों पर वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8,54,429 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसमें कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जिनको आपको जानना चाहिए। जैसे ही बात है इस स्थिर कीमतों की, स्थिर कीमतें बेस ईयर पे ली जाती हैं। किस पर? बेस ईयर। और इस समय बेस ईयर क्या है? इस समय बेस ईयर क्या है? वर्ष 2011-12। ये क्या है? आधार वर्ष। ठीक है, आधार वर्ष पर। और ये क्या है? आज चल रहा है 2000 सर्वेक्षण कब का है? 2024-25 का। ठीक है, तो इसमें जो अंतर है इस दौरान, ये अंतर क्यों? बेस ईयर पे हम लेते हैं तो हमको वास्तविक रूप से कितनी वृद्धि हुई है ये पता चलती है। ठीक है, 4,65,000 4.65 लाख करोड़ रुपए है और वर्तमान कीमतों पर 8,54,429 करोड़ रुपए। आधार वर्ष में, क्योंकि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आता है। किसमें? अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आता है। लिविंग स्टैंडर्ड बदलता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। ठीक है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, तो इस वजह से ये अंतर आता है दोनों में। तो हम इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, 8,54,429 करोड़ रुपए है। वर्तमान कीमतों पर वर्ष 2022-23-24 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में गत वर्ष की तुलना में 14.5% की वृद्धि हुई है। 14.5% की वृद्धि हुई है, जबकि स्थिर कीमतों पर 9.2%। ये दो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जिनको आपको याद रखना आवश्यक है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि वर्तमान कीमतों पर कितनी वृद्धि हुई है? 14.5% और स्थिर कीमतों पर 9.2%। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले बिंदु पर हम लोग देखेंगे, वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल जीबीए में स्थिर कीमतों पर योगदान प्राथमिक क्षेत्र का 19.9%, द्वितीयक क्षेत्र का 21.5% और तृतीयक क्षेत्र का 58.6% रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर एक बार जीबीए जान लेते हैं। क्या है जीबीए? क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ग्रॉस वैल्यू एडिशन, सकल मूल्य वर्धन। ये क्या है? जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस टैक्स, स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इसका फार्मूला है जीबीए निकालने का। ठीक है, जीबीए, वास्तव में जीबीए की आवश्यकता क्यों पड़ी? जीबीए की परिभाषा जब दी जाती है तो कहा जाता है कि आधार मूल्य में से मध्यवर्ती लागतों को अगर निकाल दिया जाए तो सकल मूल्यवर्धन प्राप्त हो जाता है। देखिए हुआ क्या, वर्ष 2008 में से ही ये यूनाइटेड नेशंस के अकाउंटिंग सिस्टम में एक स्वीकार्य वैश्विक स्तर पर इसको स्वीकार किया गया है। ठीक है, इससे अर्थव्यवस्था की वास्तविक आर्थिक स्थिति का पता चलता है और
जीडीपी से की जगह ये आवश्यक इसलिए था क्योंकि ये क्षेत्रक आधारित सेक्टर वाइज अर्थव्यवस्था की स्थिति को बताता है। किस क्षेत्र में हमें कितना इन्वेस्टमेंट करने से क्या रिजल्ट मिल रहा है। और जीडीपी में क्या था, वो समग्र मूल्य को बताता था। समग्र रूप से 1000 करोड़ रुपए जो है वो अर्थव्यवस्था में उत्पादन हुआ। ठीक है, तो उसमें हमको वास्तविक स्थिति नहीं पता चल पाती थी। दूसरी बात यह है कि चूंकि उसमें टैक्स इंक्लूड होता था, इनडायरेक्ट टैक्स जीडीपी में ऐड होता है, तो इससे भी वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि टैक्स प्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, टैक्स प्रोडक्शन नहीं है, तो इससे अर्थव्यवस्था का आकार तो बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन वास्तव में उतनी बड़ी होती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को जानना हमारे लिए आवश्यक था। आइए आगे बढ़ते हैं। इस महत्वपूर्ण अवधारणा को समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो फिर क्या हुआ। वर्ष 2011-12 की कीमतों पर प्राथमिक क्षेत्रक का 19.9% योगदान रहा है। 19.9%। ये हमको अक्सर इस पे सवाल पूछा जाता है प्राथमिक क्षेत्रक के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। द्वितीयक क्षेत्रक में 21.5 और तृतीयक क्षेत्रक में 58.6। अब प्राथमिक क्षेत्रक में कौन कौन से आते हैं? ऐसे क्षेत्रक जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। कौन से? प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। जैसे कृषि है, खनन है, मत्स्य पालन है, ये सब कौन से क्षेत्रक हैं? प्राथमिक क्षेत्रक है। ठीक है, अब इसी तरह से द्वितीयक क्षेत्रक में बात आती है। द्वितीयक क्षेत्रक के जो भी कार्य हैं, जो भी अर्थव्यवस्था की गतिविधियां हैं, वो इन प्राथमिक क्षेत्रकों से जो उत्पाद यहां पर डिलीवर किया जाता है, रॉ मटेरियल, उनसे जो है तैयार होता है। जैसे फूड प्रोसेसिंग है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण क्या है? आटा प्राप्त हुआ, आपको गेहूं से आटा मिला, आटे से आपने ब्रेड बनाया, ये क्या है? खाद्य प्रसंस्करण। इसी तरह से आप लोग देखेंगे निर्माण है, चीनी है, आदि क्षेत्रक हैं जो द्वितीयक क्षेत्रक से संबंधित है। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, इनको क्या बोलते हैं? और इनको, ये जो वर्कर्स हैं, ये वर्कर्स हैं, क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर्स। और इनको क्या बोलते हैं? ब्लू कॉलर वर्कर्स। और उसके बाद फिर आता है तृतीयक क्षेत्रक। अब हम लोग तृतीयक क्षेत्रक के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा बहुत कम में अवधारणागत रूप से इन चीज़ों को जानना जरूरी है। ठीक है, और आप बाकी फैक्चुअल चीज़ों पर भी ध्यान देना जरूरी रहेगा। तृतीयक क्षेत्रक में क्या होता है? तृतीयक क्षेत्रक इन दोनों क्षेत्रकों को सपोर्ट करते हैं। इन्हीं के सहयोग से ये दोनों कार्य करते हैं, और इन दोनों के कार्यों की वजह से इसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे बैंक है, बीमा है, परिवहन है, आदि। ठीक है, ये वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं होता है इसमें। तृतीयक क्षेत्र में टेंजिबल वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं होता है, मूर्त वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन इसमें नहीं होता है। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं? इनके वर्कर्स को व्हाइट कॉलर वर्कर्स। लगे हाथ आपको बता दें कि महिलाओं से ओरिएंटेड
जो भी क्षेत्रक हैं उसमें कार्य करने के लिए, जैसे नर्सेस है, नर्स, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? पिंक कॉलर, पिंक कॉलर वर्कर्स। ये कैसे कार्य करती हैं? ये इनके लिए वीमेन ओरिएंटेड, महिला उन्मुख ओरिएंटेड कार्य क्षेत्र और महिला कार्यबल को क्या बोलते हैं? पिंक कॉलर। ये चूंकि आ गया इसी समय, मैंने कहा लगे हाथ बता दे, और फिर ये अवधारणाओं पे बात हो गई। अब हम लोग तथ्यों पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया है और वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा? वो जो है 19.9, द्वितीय क्षेत्र का 21.5, तृतीय का 58.6। आगे बढ़ते हैं। तृतीय क्षेत्रक में व्यापार एवं मरम्मत सेवाओं का योगदान 14.8% है, जो कि सर्वाधिक है। द्वितीय क्षेत्रक में निर्माण का 7.6% एवं निर्माण का 11.3% योगदान रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2012-13 से 2023-24 के मध्य वर्तमान कीमतों पर राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद 10.9%, कितना? 10.9%। ये क्या है? 10.9% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ा, जो संपूर्ण भारत के 10.7% चक्रवृद्धि वार्षिक दर की तुलना में अधिक है। तो आपको क्या देखना है? 10.9% की जो ये दर है, इसको आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है, इस पर आपको ध्यान देना है। और संपूर्ण भारत की 10.7% रही और इसका चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 10.9%। तो बिहार ने इस मामले में प्रगति की है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। वर्ष 2022-23 के अनंतिम अनुमानों के अनुसार वर्तमान कीमतों पर बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर संपूर्ण भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से 1.1% अंक अधिक रहने का अनुमान है। ठीक है, तो 1.1% अधिक अनुमान रहने का व्यक्त किया गया है। इसी तरह से अगला तथ्य है हमारे सम्मुख। वर्ष 2023-24 में अर्थव्यवस्था के सकल मूल्यवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान वाले तृतीय क्षेत्रक की वृद्धि दर बिहार में 10.8% रहने का अनुमान है। तृतीय क्षेत्रक मतलब क्या है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में 10.8% की वृद्धि दर रहने का अनुमान आर्थिक सर्वेक्षण में व्यक्त किया गया है, जो इसे देश में सबसे तेज वृद्धि दर वाले राज्यों में शामिल करता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखते हैं कि 10.8% की वृद्धि दर के साथ बिहार राज्य देश के सबसे उन चुनिंदा राज्यों में शामिल होगा जो सेवा क्षेत्र में सबसे तेजी से वृद्धि करते हैं। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, देखते हैं स्थिर कीमतों पर सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में क्षेत्रगत संरचना 2023-24 में। इसमें देखते हैं हम लोग प्राथमिक क्षेत्रक का 19 अभी तो शायद हम लोगों ने इस पे काम किया था, लेकिन हम लोग इसको एक बार एक रचनात्मक प्रारूप में इसको हम देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्रक का 19.9%, द्वितीय क्षेत्रक का 21.5% और तृतीय क्षेत्रक का 58.6%। ठीक है, अच्छा एक बात बहुत ध्यान गौर करने की है कि प्राथमिक क्षेत्रक पर बोझ कम होना, उस पर अर्थव्यवस्था में उसके योगदान में कमी आना और प्राथमिक क्षेत्रक के जो बचे हुए मजदूर हैं या जो बचे हुए कार्यबल हैं उनका द्वितीय क्षेत्र में आना और द्वितीय क्षेत्रक का और विस्तार होना, ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था लीनियर तरीके से आगे बढ़ रही है।
कैसे? लीनियर तरीके से, ठीक है, ऐसे। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्रक का उत्पादन कम नहीं होगा, लेकिन द्वितीयक क्षेत्रक के उत्पादन की मात्रा इतनी बड़ी होगी कि वो कम लगेगा। और द्वितीयक क्षेत्रक में जितना से ज़्यादा लोग, इसका मतलब क्या है? फैक्ट्रियाँ नई नई लग रही हैं, ठीक है, लोग स्किल्ड हो रहे हैं, रीस्किल्ड हो रहे हैं, अप स्किल्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से द्वितीयक क्षेत्रक में रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है, और पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, जिससे देश निर्यात भी करता है, ठीक है। तृतीय क्षेत्रक का क्या मतलब है? तृतीय क्षेत्रक में अति कुशल कार्यबल। तो द्वितीय क्षेत्रक में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कुशल नहीं है, वो भी काम कर सकते हैं, लेकिन तृतीय क्षेत्रक में कुशल होना बहुत ही आवश्यक है। तीसरी बात यह है कि ये एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा लाभ नहीं दिला सकता है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है, और वस्तुओं का उत्पादन ना करने से आर्थिक निर्भरता हमारी विश्व के अन्य देशों पर बनी रहती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन द्वितीय क्षेत्रक का बढ़ना भी बहुत आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। देखते हैं कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में और किन बिंदुओं पर को शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये त्वरित अनुमानों पर आधारित था। अब बिहार का प्रति व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में फसल और पशुधन क्षेत्र राज्य के सकल मूल्यवर्धन में दो बड़े योगदाता हैं। कौन कौन से? अब आप ये परीक्षा के दृष्टि से यही सब महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक में फसल और पशुधन, कौन कौन? फसल और पशुधन, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्रक में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? फसल और पशुधन क्षेत्र राज्य के सकल मूल्यवर्धन में दो बड़े योगदानदाता हैं, जिनका वर्ष 2023-24 में क्रमशः 9.9 और 6.3% का योगदान अनुमानित है, ठीक है। इसी तरह से बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद, वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2011-12 के 23,525 रुपए से बढ़कर वर्ष 23-24 में 66,826 रुपए हो गया। प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है। अब यहां पर तो आपने देख लिया वास्तव में ये जीडीपी है क्या, जीडीपी है क्या, हमको थोड़ा सा इस पे जान लेना चाहिए। जीडीपी एक वर्ष या एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर, किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर प्लस सभी निवासी और गैर निवासी, सभी रेजिडेंट प्लस नॉन रेजिडेंट उत्पादक इकाइयों के द्वारा दोहरी गणना के बिना, दोहरी गणना के बिना कुल मौद्रिक मूल्य है, कुल मौद्रिक मूल्य, ठीक है। ये तो हो गया जीडीपी, ठीक है। और इसी जीडीपी को राज्य में रहने वाले सभी लोगों से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या निकल आएगा? प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं फैक्ट की तरफ। तो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या था, हमको इसको ध्यान देना है। वर्तमान में 66,826 रुपए वहां पर क्या है? सकल प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है।
अगला तथ्य है, जबकि स्थिर कीमतों पर प्रत्येक वर्ष कीमतों पर वर्ष 2023-24 में 36,300, अगर हम बेस ईयर पे जाएंगे वर्ष 2011-12 पे तो 36,333 रुपए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। बिहार वर्ष 2011-12 में वर्ष 2023-24 के लिए बिहार का प्रति व्यक्ति नेट राज्य घरेलू उत्पाद 32,174 रुपए है। निवल का मतलब क्या है? नेट। ग्रॉस से जब नेट में जाते हैं तब डेप्रीसिएशन घटा देते हैं। कब क्या घटा देते हैं? माइनस डेप्रीसिएशन, ह्रास से। ये चूंकि पारंपरिक विषय के साथ चर्चा का विषय है, यहाँ पर हम लोग बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पर सीमित किंतु सारगर्भित चर्चा करेंगे। तो ये क्या है? डेप्रीसिएशन। तो नेट कितना है प्रति व्यक्ति? निवल राज्य घरेलू उत्पाद 32,174 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ और देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण ने किस बिंदु पर स्थिर 2011-12 कीमतों पर वर्ष 2023-24 में बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद गत वर्ष से 7.6% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? ये 7.6%। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। यही कितना प्रतिशत बढ़ा है पूछा जाएगा कि प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद गत वर्ष से कितना प्रतिशत बढ़ा है? 7.6%। ठीक है, जिस कारण यह देश के सबसे तेज बढ़ने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। ठीक है, सकल स्थिर पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण क्या है आप लोग समझते होंगे। पूंजी निर्माण एक ऐसी विधा है जिसमें निवेश के लिए अधिक से अधिक पूंजी, निवेश के लिए राज्य के पास अधिक से अधिक पूंजी होती है, जिसका इन्वेस्टमेंट करके वो रोजगार के अवसरों को बढ़ा सकता है, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ा सकता है। ठीक है, ये सब कार्य वो कर सकता है। तो बिहार के संदर्भ में वर्तमान कीमतों पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण वर्ष 2019-20 के 9,346 करोड़ रुपए से बढ़कर 23-24 में 38,986 करोड़ रुपए हो गया है। वर्ष 2023-24 के संदर्भ में सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 45.5% की वृद्धि का अनुमान है। कितना? 45.5% की वृद्धि का अनुमान है। और ये वृद्धि एक व्यापक वृद्धि है। इस वृद्धि, अगर इस दर से किसी राज्य में पूंजी निर्माण होता है, इसका मतलब ये है कि वहाँ के उद्योगपतियों के लिए, वहाँ के उद्यमियों के लिए, वहाँ के स्टार्टअप के लिए विकास करने के लिए, लोन पाने के अधिक से अधिक संसाधन मौजूद हैं, जिसका उपयोग करके वो अपने लाभ को, रोजगार को, राज्य में के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो अगले बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट हम लोग देखते हैं क्या है। स्थिर कीमतों का जब भी मैं नाम लूं आप लोग वर्ष 2011-12 समझ जाइएगा। ठीक है, स्थिर कीमतों पर राज्य सकल मूल्यवर्धन और रोजगार में क्षेत्रवार हिस्सा वर्ष 2023-24 में इस प्रकार रहा। ठीक है, किस प्रकार रहा? जीबीए में हिस्सा और रोजगार में हिस्सा। किस क्षेत्रक ने? बिहार 19.9%। ठीक है, भारत में 16.6%। ये किसकी चर्चा हो रही है? रोजगार में हिस्सा की। जीबीए में हिस्सा रोजगार का कितना रहा? बिहार में जीबी 19.9% प्राथमिक क्षेत्रक में, द्वितीयक में 21.5 और तृतीयक में 58.6। भारत का 16.6, 28.7 और 54.6। बिहार का रोजगार, बिहार में प्राथमिक क्षेत्रक में 54.2% लोग लगे हुए हैं। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी आबादी है। जबकि द्वितीय क्षेत्रक में 23.6% लोग और तृतीय क्षेत्रक में 22.2% लोग। ठीक है, तो इस तरह से रोजगार में, जीबीए में उनके रोजगार का हिस्सा देखते हैं हम लोग। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट हमें देखते हैं किस क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में
कुल कार्यशक्ति सहभागिता क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2017-18 के 45.2% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 54.2% हो गया है। तो अभी हम लोगों ने देखा इस बात को किस तरह से बढ़ा हुआ है प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2 हम लोगों का शुरू होता है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का अध्याय 2, वित्त व्यवस्था। बिहार की वित्त व्यवस्था किस प्रकार की है? वर्ष 2023-24 में राज्य का कुल व्यय 2,52,082 करोड़ रुपए रहा। कितना? 2,52,082 करोड़ रुपए राज्य का कुल व्यय रहा। राज्य का कुल व्यय, कुल व्यय में राजस्वगत और पूंजीगत दो व्यय होते हैं। पूंजीगत जो पूंजीगत या दीर्घकालीन आवश्यकता के लिए जो अस्थायी संपत्तियों का निर्माण होता है, बिल्डिंग का निर्माण होता है, मशीनों का लेन देन होता है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, वो पूंजीगत में आते हैं। और राजस्व क्या है? इनके रख रखाव के लिए भी, और राजस्व क्या है? सामान्य परिचालन, वेतन, पेंशन, ठीक है, आदि के लिए जो खर्च किए जाते हैं। तो बिहार में कुल व्यय 2,52,082 करोड़ रुपए में से राजस्व कितना रहा? राजस्वगत व्यय 1,90,514 करोड़ और पूंजीगत व्यय 61,568 करोड़ रुपए। किसी राज्य में जब पूंजीगत व्यय की मात्रा अधिक होती है तो ये माना जाता है कि वो राज्य आर्थिक रूप से विकास तेजी से कर रहा है। अगर राजस्व व्यय ज़्यादा होता है इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आर्थिक गतिविधियों में संलग्नता से ज़्यादा लोग खर्च कर रहे हैं और पूंजीगत निर्माण नहीं कर रहे। जब पूंजीगत निर्माण होगा, पूंजीगत निवेश होगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जीडीपी का आकार, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो लोग खर्चे पर, वेतन पर उनकी मात्रा, उनके खर्च बढ़ते जा रहे हैं, वो उपभोग पर खर्च हो रहे हैं, भोजन पर, कपड़े पर और अन्य गतिविधियों में, लेकिन वो उससे किसी स्थिर पूंजी का निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि बिहार में पूंजीगत जो खर्च है उसका आकार वो अभी छोटा है और ये संदर्भित करता है कि पूंजीगत व्यय की मात्रा को बढ़ाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022-23 में की अपेक्षा राजस्व व्यय 3.6% और पूंजीगत व्यय 28.7% बढ़ा है। ये बहुत अच्छा संकेत है कि राजस्व व्यय में कम वृद्धि हुई है, जबकि 28.7% की वृद्धि के साथ पूंजीगत व्यय पर सरकार का जोर अधिक है। मैं भी आपसे कह ही रहा था कि किसी भी सरकार को अपने यहाँ जीडीपी के आकार की वृद्धि के लिए जरूरी है कि पूंजीगत व्यय की मात्रा को बढ़ाया जाए और बिहार सरकार उस दिशा में अग्रसर है। राज्य सरकार का घाटा कितना रहा? सकल राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिसिट। कल मैंने आपको बताया था कि राजकोषीय घाटा की अवधारणा 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, जो वित्त मंत्री थे तब उन्होंने दिया था। राजकोषीय घाटा क्या है? कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय। ठीक है, तो क्या है? सकल राजकोषीय घाटा, कुल प्राप्ति में से कुल व्यय को घटा दिया गया। हम लोग देखते हैं कुल एक्सपेंडिचर, लेकिन हम किसी भी विकासशील राज्य में, विकासशील देश में व्ययों की मात्रा ज़्यादा होती है और प्राप्तियों की मात्रा कम होती है, इसलिए ये अक्सर जो है निगेटिव में होता है। और अभी आप देखेंगे बिहार के संदर्भ में भी इस बात को देखेंगे। सकल राजकोषीय घाटा 35,660 करोड़ रुपए। इसका मतलब क्या है कि व्यय ज़्यादा है और प्राप्तियाँ कम है। ठीक है, तो सकल राजकोषीय घाटा 35,660 करोड़ रुपए है, जो गत वर्ष से 20.4% कम है। पिछले वर्ष से ये 20.4%। इसका मतलब क्या है कि राज्य सरकार अपनी वित्तीय कुशलता पर अधिक से अधिक ध्यान दे रही है, इसीलिए उसने इतनी बड़ी मात्रा में राजकोषीय घाटे में कमी की है। FRBM एक्ट पर ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, फिस्कल मैनेजमेंट अच्छे से हो सके। प्राथमिक घाटा कितना है? प्राथमिक घाटा क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटे में से
जब हम लोग ब्याज की अदायगी, इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज अदायगी को निकाल देते हैं, राजकोषीय घाटे में से जब ब्याज की अदायगी को निकाल देते हैं तो वो प्राथमिक घाटा बन जाता है। ब्याज अदायगी किस पे करती है कोई राज्य सरकार? क्योंकि राज्य सरकार को अपने कार्य संचालन के लिए ऋण भी लेना पड़ता है, वो केंद्र सरकार से भी ऋण लेती है, जमाओ, विभिन्न निधियों के माध्यम से जमाओं के रूप में जनता से भी धन लेती है, तो उस पर वो क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। और जब उसको निकाल देती है तो वास्तव में फिस्कल डेफिसिट आ जाता है, प्राथमिक घाटा उसको कहा जाता है, प्राथमिक घाटा। तो बिहार सरकार का प्राथमिक घाटा 18,054 करोड़ रुपए, जो कि गत वर्ष से 39.1% कम है। कितना है? 39.1% कम है। कुल ऋण ग्रहण, टोटल बारोइंग, सरकार ने कितना ऋण ग्रहण किया? 60,218 करोड़ रुपए। अब एक बार इसको हम टोटल डिलीट कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बकाया कितना है? बकाया कितना है? बकाया ऋण कितना है? 3,32,741 करोड़ रुपए बकाया है। राजस्व घाटा कितना है? माइनस 2,833 करोड़ रुपए। राजस्व घाटा क्या है? राजस्व प्राप्तियों में से राजस्व व्यय को घटा दीजिए, या ये निगेटिव में है, इसका मतलब राजस्व के व्यय अधिक रहे हैं और प्राप्तियां कम रही हैं। ठीक है, तो 2,833 करोड़ रुपए राजस्व घाटा बिहार सरकार का रहा है। अगला तथ्य हम लोग देखते हैं, राज्य का कर राजस्व वर्ष 2019-20 के 93,564 करोड़ रुपए बिहार सरकार कर लेती है। जीएसटी आप जानते होंगे, जब कोई भी सामान खरीदेंगे, किसी होटल रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, किसी कोचिंग की फीस जमा करेंगे, तो उसमें CGST और SGST कटता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? राज्य सरकार की आय के स्रोत हैं। ठीक है, प्लस कुछ ऐसे उत्पाद हैं जिन पर वैट अभी भी लागू है, तो वो भी सरकार के आय के स्रोत हैं। राज्य का कर राजस्व 2019-20 के 93,564 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 1,61,965 करोड़ रुपए हो गए हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी वृद्धि है और राज्य सरकार के आय के संसाधनों में और वृद्धि को दिखाता है। फलतः इस अवधि में कुल प्राप्ति में कर राजस्व का हिस्सा 75.3% से बढ़कर 83.8% हो गया है। कर राजस्व का हिस्सा 83.8% हो रहा है, ये बहुत बड़ी हाइक है। ठीक है, तो राज्य सरकार अपने वित्तीय तंत्र को लेकर के बहुत जागरूक है और वो उस पर अधिक से अधिक ध्यान दे रही है। वित्त मंत्री जी कौन है? श्री सम्राट चौधरी जी बिहार के वर्तमान वित्त मंत्री हैं। ठीक है, जिनके हाथ में राज्य की अर्थव्यवस्था की बागडोर है और वो उप मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब राज्य के टोटल राजस्व में कितना हिस्सा, तो राज्य को जितना भी प्राप्ति हो रही है उसमें किस क्षेत्र का कितना हिस्सा है? तो कर राजस्व का 83.8%। ये अगर सवाल आता है कि राज्य सरकार की आय के प्रमुख स्रोत हैं, 3 ऑप्शन ये दे दिया गया, एक आध ऑप्शन और जोड़ दिया गया, तो आप लोग क्या मारेंगे? टैक्स रेवेन्यू। क्या मारेंगे? टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू 83.8%। को सोचने की भी जरूरत नहीं है। राज्य सहायता एवं अंशदान 13.5%, ये दूसरे नंबर पे है। केंद्र सरकार भी सहायता देती है ना, तो उन सब चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। और करेतर राजस्व 2.7% है। वर्ष 2023-24 में राजस्व व्यय के 3 सबसे बड़े हिस्से। राजस्व व्यय, सरकार ने सबसे ज़्यादा राजस्व व्यय किन किन क्षेत्रों पर की? तो पहले सामाजिक सेवाएं, अक्सर ये बड़ा होता है, केंद्र सरकार के मामले में भी ये बड़ा होता है 43.7%, क्योंकि सरकार को शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, वृद्धों के पेंशन पर, छात्रों की छात्रवृत्ति पर, महिलाओं की विभिन्न आवश्यकताओं पर खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो विधवा पेंशन पर, कन्या विवाह पर, तो सामाजिक क्षेत्र
पर सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा काफ़ी बड़ा होता है, जो कि बिहार सरकार में आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा सामाजिक सेवाओं पर 43.7% का व्यय किया गया है। सामान्य सेवाओं पर 31.1%, पुलिस प्रशासन आदि सुविधाएं जो हैं इन पर सरकार जो व्यय करती है। आर्थिक सेवाएं, आर्थिक गतिविधियों की वृद्धि के लिए केवल 25.2%, अपेक्षाकृत बहुत कम है, ठीक है, लेकिन ठीक है। आर्थिक सेवाओं में अगर निवेश ज़्यादा होता है, वृद्धि होती है, तो निर्भरता बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है नियोजित होंगे, एम्प्लॉयमेंट होंगे, तो उनको सामाजिक सेवाओं में बहुत चीज़ों की शायद ज़रूरत कम पड़े या वो उसके दायरे से बाहर निकल सकें। तो बिहार के राजस्व के जो व्यय हैं 3 बड़े हिस्से, उसमें ये उसके घटक रहे हैं, किस पर किसको कितनी प्राप्ति है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 22.6% पर पहुंच गई है। 22.6%। क्या है ये? राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति, ठीक है। वो जीडीपी का अनुपात कितना है? जीडीपी के अनुपात में। अब ये जीडीपी का अनुपात किसके साथ? राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसीट के साथ अनुपात कितना है? 22.6। जितना भी जीडीपी है बिहार की, उस जीडीपी का 22.6% वो राजस्व के रूप में बिहार सरकार को प्राप्त होता है। तो ये एक अच्छी प्रगति है, अच्छी प्रगति को दिखाता है। अगला फैक्ट है, वर्ष 2023-24 में राजस्व लेखे में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का -0.3% अधिशेष दर्ज हुआ। -0.3% का अधिशेष दर्ज हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ हम लोग और देखते हैं। ये छूट रहा था। वर्ष 2023-24 में प्राथमिक घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.1% रहा। अभी हम लोगों ने प्राथमिक घाटा देखा था, ठीक है। राजकोषीय घाटे में से जो इंटरेस्ट पेमेंट घटा देते हैं, तो वो क्या था? प्राथमिक घाटा था, प्राइमरी डेफिसिट, और वो कितना है? 2.1%। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं राजकोषीय प्रदर्शन। वर्ष 2023-24 के संदर्भ में बिहार का राजकोषीय प्रदर्शन कैसा रहा है? वर्तमान राजस्व शेष -48,235 करोड़ रुपए। कितना है वर्तमान राजस्व शेष है? वो नकारात्मक है, ठीक है। ब्याज अनुपात -11.6%। माइनस नहीं है, संभवतः ये अलग किया गया है, ठीक है, तो इसलिए हम केवल अमाउंट के रूप में इसको देखेंगे। वर्तमान राजस्व शेष कितना है? 48,235 करोड़ रुपए। ब्याज अनुपात 11.8। जीडीपी का ब्याज के साथ बकाया ऋण में वृद्धि कितना हुई है? 13.4% की वृद्धि हुई है। कुल राजस्व प्राप्ति में वृद्धि कितनी हुई है? 12%। राजस्व प्राप्ति में 12% की वृद्धि हुई है। राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्ति में वृद्धि कितनी हुई है? 11.3%। राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्ति में वृद्धि कितनी रही है? 11.3%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट हम लोग देखते हैं बिहार के संदर्भ में क्या रहा है आर्थिक सर्वेक्षण में, उस बिंदु की हम लोग चर्चा करते हैं। देखते हैं अगला फैक्ट। राज्य की कुल कर प्राप्ति का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात 2019-20 में 15.2% से बढ़कर वर्ष 2023
23-24 में 19% हो गया है। ठीक है, अभी मैं उसी की चर्चा कर रहा था। राज्य की कुल जीडीपी में टैक्स कलेक्शन का हिस्सा कितना है? तो जीडीपी में 2019-20 में जो टैक्स कलेक्शन का हिस्सा था 15.2% था, जो 23-24 में बढ़कर 19% हो गया है। ये अच्छा प्रयास है सरकार का और अर्थव्यवस्था के लिए ये एक अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट, घाटा प्रबंधन। राज्य को या किसी परिवार को की आर्थिक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं विभिन्न स्तरों पर होती हैं। ठीक है, और उनको इस क्रम में कई बार घाटा भी होता है, या वो ऋण लेकर के कई सारे काम करते हैं, राज्य भी करता है, परिवार भी करता है। ठीक है, तो उस घाटे का, उस डेफिसिट का प्रबंधन कैसे किया जाए, उसका मैनेजमेंट कैसा किया जाए कि ये नहीं कि आप दिवालिया हो गए या कोई आ रहा है तो आप पैसा दे पाए, तब तो आप क्या हो जाएंगे, आपकी संप्रभुता समाप्त हो जाएगी, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होगी। उसी तरह से ये राज्य के लिए भी ऐसा ही विषय होगा। तो उसके लिए राज्य क्या करता है, घाटे के प्रबंधन की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे राज्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा वर्ष 2023-24 में 35,660 करोड़ रुपए था। ठीक है, जो गत वर्ष की तुलना में 20.4% की कमी दर्शाता है। ठीक है, देखिए राज्य सरकार ने किस तरह से प्रबंधन किया कि 20.4% की उसमें वो कमी ले आए। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा वर्ष 22-23 के 6% से घटकर 23-24 में 4.2% हो गया है, जिसे बजट अनुमान 2024-25 में 3% पर पहुंचाने की संभावना व्यक्त कर रही है। ये दिखाता है कि किस तरह से राज्य सरकार अपने राजकोषीय घाटे के प्रबंधन के लिए प्रयासरत है, उसको लेकर के बहुत ही गंभीर है। ठीक है, कि सरकार 4.2% करेगी और उसके बाद अगले वर्ष में 24-25 में 3%। तो आपके लिए ये दोनों फैक्ट जरूरी हैं परीक्षा की दृष्टि से। ये दोनों फैक्ट 4.2 और 3, इसको आप अपने मस्तिष्क में बैठा लें, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो और परीक्षा में आने पर आप तुरंत इसको सही ऑप्शन पे आप टिक कर पाएँ। बिहार में अर्थव्यवस्था से प्रश्न ठीक ठाक मात्रा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको लेकर के गंभीर रहें। बिहार में राज्य सरकार द्वारा दी गई समस्त बैंक गारंटी में सबसे बड़ा हिस्सा विद्युत क्षेत्र का है। राज्य सरकार द्वारा बिहार में ग्रामीण आबादी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, शहरी आबादी की कमी है। शहरों में आबादी तब बढ़ती है जब विद्युत क्षेत्र स्पेशली वहाँ पर उपलब्धता हो। विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत का विकास, उपलब्धता ज़्यादा होगी, औद्योगिकरण ज़्यादा होगा। औद्योगिकरण शहरीकरण को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इस प्रकार राज्य सरकार विद्युत क्षेत्र में नए उद्यमों को लगाने के लिए बैंक गारंटी देने का काम कर रही है, और इस क्रम में बिहार में राज्य सरकार द्वारा दी गई समस्त बैंक गारंटी में सबसे बड़ा हिस्सा विद्युत क्षेत्र को दिया जा रहा है। अब विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, संचयी प्रभाव उत्पन्न करेगा अर्थव्यवस्था के विकास में। ठीक है, अगले तथ्य की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्ष ऋण प्रबंधन के संबंध में। ऋण का प्रबंधन किस तरह से बिहार सरकार कर रही है। वर्ष 2023-24 में लोक ऋण में आंतरिक ऋण का हिस्सा 84.3% और केंद्र सरकार के ऋण और अग्रिम का हिस्सा 15.7%। मैंने भी बताया था आपको, राज्य सरकार को जब भी धन की आवश्यकता होगी तो वो केंद्र सरकार के पास ऋण लेने जाएगी। ठीक है, ये एक तरह से केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण का एक साधन भी है। ठीक है, केंद्र के पकड़ को, यूनियन की पकड़ को मजबूत करता है राज्यों पर। तो केंद्र सरकार के ऋण एवं अग्रिमों का हिस्सा 15.7% है, जबकि लोक ऋण से राज्य ने अपने यहाँ पर अपने राज्य के नागरिकों से 84.3% ऋण लिया है। अपने कुल ऋण में उसका हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। राज्य सरकार के कर राजस्व की सबसे बड़ी मद, कर राजस्व की प्राप्ति की सबसे बड़ी मद क्या है, जीएसटी। जीएसटी वर्ष 2023-24 में
27,678 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ठीक है, 57.2% तक पहुंच गया है। ठीक है, अब आप इस चीज़ को समझें कि इस समय सभी लगभग सभी राज्यों में और केंद्र सरकार के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा वो जीएसटी से आता है। ठीक है, तो उसी तरह से बिहार सरकार को भी जीएसटी से टैक्स कलेक्शन में काफ़ी मदद मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। राज्य सरकार के कर राजस्व की सबसे बड़ी मदद हो गया, ये 57.2% तक पहुंच गया है, 27,678 करोड़ रुपए। इस संदर्भ में दूसरी सबसे बड़ी मद, पहला तो जीएसटी हो गया और दूसरा क्या है, बिक्री एवं व्यापार कर, सेल टैक्स। दूसरा कौन सा है, सेल टैक्स, 9,371 करोड़ रुपए, मतलब 19.4%। ये कितना है, 19.4%। अगला तथ्य क्या है, वर्ष 2023-24 के लिए स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क में सर्वाधिक प्राप्ति, स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क में सर्वाधिक प्राप्ति प्रति दस्तावेज औसत 1,08,936 रुपए की पटना जिले में तथा सबसे कम 22,745 रुपए किशनगंज जिले में हुई। ये जो स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क है, ये सब इस सब के लिए सर्किल रेट होता है। पटना राज्य की राजधानी है, जाहिर सी बात है, तो वहाँ का सर्किल रेट ज़्यादा होगा, इसलिए वहाँ पर प्रति दस्तावेज 1,08,936 रुपये प्राप्त हुए। जबकि किशनगंज, जो कि संभवतः पश्चिम बंगाल की सीमा के आसपास और बिहार के पिछड़े जिलों में से एक है, वहाँ पर 22,745.8 करोड़ रुपए, 8 रुपये जो है वो प्रति दस्तावेज उसकी कीमत रही। आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ और देखते हैं कि बिहार स्पेशल में आपके लिए की परीक्षा की दृष्टि से रिवीजन सीरीज में कौन सा तथ्य महत्वपूर्ण हो सकता है। व्यय प्रबंधन, राज्य सरकार का व्यय प्रबंधन कैसा है। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक के 5 वर्षों में राज्य सरकार का कुल व्यय 1.7 गुना बढ़ा है। कितना, 1.7 गुना। राज्य सरकार के पिछले 5 वर्षों में व्यय में 1.7 गुना की वृद्धि हुई है। अगला तथ्य देखते हैं हम लोग, गत 5 वर्षों में पूंजीगत परिव्यय लगातार बढ़ते हुए वर्ष 2019-20 के 8.4% से बढ़कर 23-24 में 14.5% हो गया। यही मैं भी आपको बता रहा था कि पूंजीगत परिव्यय बढ़ेंगे तो राज्य में संचयी रूप से विकास में अग्रसर होगा, वो कई सारे मार्गों को खोलेगा। जबकि राजस्व व्यय बहुत ही अस्थायी किस्म के अल्पकालीन व्यय होते हैं। ठीक है, तो राज्य सरकार देखिए 19-20 में जहां 8.4% तक था, वो 14.5% की वृद्धि प्राप्त किया है। ठीक है, लगातार। तो राज्य सरकार इस बात को बहुत गंभीरता से समझ रही है और इसकी तरफ अग्रसर है कि हम अधिक से अधिक पूंजीगत निवेश को बढ़ाएं। आगे बढ़ते हैं, सरकारी व्यय का प्रतिशत, सरकारी जो व्यय कर रही है वो किन क्षेत्रकों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग पहले उस पे जाएंगे, सबसे पहले हम लोग जाएंगे सामाजिक सेवाओं पर, सामाजिक सेवाओं पर। ठीक है, मैंने अभी सामाजिक सेवाओं के विषय में विस्तार से आपको बताया था। ठीक है, कि सामाजिक सेवाएं किस प्रकार की होती हैं, वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, ठीक है, आदि सेवाएं, विधवा पेंशन, तो वो राज्य सरकार उस पर अधिक से अधिक व्यय करती है। उसके बाद आते हैं सामान्य सेवाएं, जो सामान्य राजकीय कार्य जो हैं वो किस तरह से करेंगे, सरकार का शासन प्रशासन कैसे चलता है, उस पर सामान्य सेवाओं पर 23.5% की का व्यय करती है राज्य सरकार। उसके बाद तीसरा आर्थिक सेवाओं पर, ये संगठन है, ये क्या है, संगठन, कंपोनेंट, सरकारी व्यय का ये कंपोनेंट है। तीसरा आर्थिक सेवाओं पर और चौथा पूंजीगत परिव्यय, जो भी हम लोग जिस पर चर्चा कर रहे थे। अब धीरे धीरे किस तरह से सरकार जिस तरह से गति से आगे बढ़ रही है पूंजीगत परिव्यय में, हो सकता है इसका नंबर चेंज हो जाए, चौथे से तीसरे दूसरे किसी पे आ जाए। ठीक है, और जैसे जैसे ये आएगा राज्य में सामाजिक सेवाओं पर थोड़ा सा कम व्यय करना पड़ेगा और आर्थिक सेवाओं पर व्यय बढ़ेगा ही,
क्योंकि पूंजीगत पे बढ़ेगा तो आर्थिक सेवाओं में भी विस्तार होगा। ठीक है। और ऋण और अग्रिम, लोक ऋण की अदायगी, सरकार जो ऋण ली है एक समय पर उसको वापस भी करना होगा, 5 साल 10 साल 15 साल जो भी टेन्योर होगा उसके बाद तो देना पड़ेगा, उसके पहले उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो हम लोग देख रहे थे प्राथमिक घाटे के रूप में। ठीक है। राज्य के सकल राजकोषीय घाटे में से जब इन्हीं लोक ऋणों पर ब्याज की अदायगी कर दी जाती थी तो वो प्राथमिक घाटा बन जाता था, और जब लोक ऋणों की अदायगी धीरे धीरे होती रहेगी तो ब्याज भी कम देना पड़ेगा और फिर सकल राजकोषीय घाटा भी धीरे धीरे कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ और देखते हैं कि बिहार राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण में हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन कौन से बिंदु हैं। घटना चक्र का प्रयास हमेशा ये रहा है, जब से ये संस्था आई है इसने छात्रों की तैयारी को एक धार दिया है, एक दशा दी है। इसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर काम करने के बाद जो है वो पता चलता है कि लोग कितनी मेहनत की जाती है हर एक फैक्ट पर, हर एक परीक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक सभी बिंदुओं पर बहुत गंभीरता से विशेषज्ञों के द्वारा चर्चा की जाती है और आपके लिए बेहतरीन कंटेंट तैयार किए जाते हैं। तो अब देखते हैं वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति की कुल व्यय का 76.5%, कितना 76.7% था। क्या था राजस्व प्राप्ति कुल व्यय का 76.7% था, जबकि राजस्व व्यय कुल व्यय का 75.6% था। इस कारण राजस्व लेखे में अधिशेष दर्ज हुआ। इससे ये पता चल रहा है अधिशेष कब दर्ज होगा, प्राप्ति अधिक होगी। तो राजस्व की प्राप्ति कितना हुई 76.7% और व्यय कितना हुआ 75.6%। ये अनुपात किसके साथ है, जीडीपी के साथ। ये अनुपात किसके साथ है, जीडीपी के साथ। तो अधिशेष हुआ कि नहीं, 75 कम है, व्यय कम हुआ और राजस्व की प्राप्ति अधिक हुई। ये एक अच्छी बात है। ठीक है। वर्ष 2023-24 में वेतन पर 28,386 करोड़ रुपए और पेंशन पर 24,291 करोड़ रुपए खर्च हुए। उपर्युक्त के आधार पर वेतन व्यय में 14.4% की वृद्धि व पेंशन में 5.15% की वृद्धि हुई है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फैक्ट के बाद हम लोग देखते हैं कि अगला फैक्ट कौन सा है। वर्ष 2023-24 में वेतन और पेंशन पर संयुक्त व्यय राज्य सरकार के कुल राजस्व प्राप्ति का 27.2%। राज्य सरकार के अंतर्गत जॉब करने वाले नहीं, सेवा करने वाले, ठीक है, सर्विस करने वाले कर्मचारियों का कुल वेतन और रिटायर्ड हो चुके लोग जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनके संयुक्त व्यय पर राज्य सरकार ने कुल राजस्व प्राप्ति का अपने 27.2% व्यय किया है और कुल राजस्व व्यय का 27.7%। कितना 27.7%। इसी तरह से सामाजिक सेवाओं पर व्यय, सरकार ने सामाजिक सेवाओं पर कितना व्यय किया है, हम लोग इस पर गौर करेंगे। तो सामाजिक सेवाओं पर व्यय में सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा, मैंने बताया था किस तरह से सरकार शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, ये क्या है, सामाजिक सेवाएं हैं। ये मेरिट गुड्स भी हैं, ये सामाजिक सेवाएं। इनके द्वारा कुशल मानव मनोरंजन होगा, व्यक्ति का मानव संसाधन का शिक्षा के माध्यम से विकास होगा, जिससे वो आगे पूंजी का सृजन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक योगदान देंगे। ठीक है। और अर्थव्यवस्था के आयामों को, विकास के आयामों को विस्तार देंगे। तो शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति का है सामाजिक सेवाओं में सबसे बड़ा हिस्सा जो वर्ष 2023-24 में 45,881 करोड़ रुपए रहा है। कितना 45,481 करोड़ रुपए सरकार ने शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर व्यय किया है। जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास, नगर विकास पर व्यय वर्ष 23-24 में 18,900
908 करोड़ रुपए। जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और नगर विकास पर 18,908 करोड़ रुपए। अब आर्थिक सेवाओं पर राजस्व सरकार, ये तो आपने देख लिया। सामाजिक सेवाओं पर सरकार ने कितना व्यय किया है, अपने सामाजिक सरोकारों के प्रति राज्य सरकार कितना उत्तरदायी रही है। अब आर्थिक सेवाओं पर व्यय में हम देखेंगे कि राज्य सरकार कितना उत्तरदायी रही है और उसको कितना महत्व दिया है। वर्ष 2023-24 में आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय गत वर्ष की तुलना में 16.6% की वृद्धि से बढ़कर 23,788 करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, तो ये कितना बड़ा है, 16.9%। और 16.9% जो मुद्रा के रूप में आएगा वो 23,788 करोड़ रुपए होगा। इसी तरह से आर्थिक सेवाओं पर व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा आर्थिक सेवाओं पर ऊर्जा एवं विद्युत। अभी आप लोगों ने देखा था कि सरकार ऊर्जा एवं विद्युत क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी गारंटर है बिहार में, और ठीक है, और आर्थिक सेवाओं पर व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा भी ऊर्जा एवं विद्युत के लिए आवंटित था। उसके बाद परिवहन के लिए, ठीक है, उसके बाद परिवहन। तो नंबर 1 पे ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से ऐसा मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण तथ्य है। राज्य सरकार की आर्थिक सेवाओं में व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा वो ऊर्जा क्षेत्र रहा है, ऊर्जा के लिए आवंटित था, और उसके बाद परिवहन के लिए। ऊर्जा के लिए आवंटन आप लोग समझ रहे हैं, मैंने भी आपको बताया कि किसी भी बिहार में ग्रामीण आबादी बहुत बड़ी मात्रा में है, शहरीकरण बहुत कम है उसका अनुपात, इसलिए ज़रूरी है कि ऊर्जा की अधिक से अधिक उपलब्धता हो। ऊर्जा की उपलब्धता से औद्योगिकरण होगा, और औद्योगिकरण नगरीकरण को अंततः जो है वो उसकी दिशा में कदम बढ़ाएगा। औद्योगिकरण जब होगा तो कृषि क्षेत्र की जो अतिरिक्त लोग हैं, जो वहाँ पे प्रच्छन्न कार्यबल है, वो क्या करेगा, वो औद्योगिक क्षेत्र में काम करने के लिए आएगा। वो लोग यहाँ आएंगे, बसेंगे, यहाँ पर नए शहरों का निर्माण होगा। ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, सब तरह के जो है वो कार्यबल यहाँ पर आएंगे, और एक तरह से नगरीय सभ्यता संस्कृति का विकास होगा। फिर सरकार वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेगी। ठीक है, और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भी बड़ी मात्रा में वृद्धि होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले फैक्ट पर उसकी क्या स्थिति है। बिहार सरकार वर्ष 23-24 में राज्य सरकार ने ऊर्जा एवं विद्युत पर 15,979 करोड़ तथा परिवहन क्षेत्र पर 13,935 करोड़ रुपए खर्च किए। ठीक है, तो ये व्यय का आकार था सरकार के दोनों क्षेत्रकों पर आप लोग देख सकते हैं। वर्ष 2023-24 में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, आप लोग इसके बारे में थोड़ा अवेयर रहिएगा, क्योंकि बिहार में ये एक इस समय चुनावी वर्ष भी है, और जो है सभी का जोर इसी पे है, तो कभी कभी राजनीतिक मुद्दे भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, इस वर्ष बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर व्यय गत वर्ष की तुलना में 87.1% से बढ़कर 87.1% की कितनी रुपए में कितनी मात्रा है, 7,382 करोड़ रुपए हो गया है। देख रहे हैं कितना बड़ा हाइक है, 87.1%, लगभग 2 गुना सरकार ने कर दिया है। 7,382 करोड़, पिछले वर्ष ये इसका आधे से थोड़ा सा ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, उसके बाद कृषि एवं सहयोगी गतिविधियों पर 23-24 में 5,171 करोड़, 5,171 करोड़ रुपए कृषि एवं उसकी सहायक गतिविधियों पर, मत्स्यन पर, लट्ठा उद्योग पर, बहुत सारे क्षेत्रक हैं। ठीक है, तो उस पर कृषि एवं उसके साथ सहयोगी गतिविधियों पर सरकार ने इतना व्यय किया। वर्ष 23-24 में सामाजिक, आर्थिक एवं सामान्य सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय 7,010 रुपये, प्रति व्यक्ति 7,010 रुपये, 5,525 रुपये और 4,954 रुपये रहे। ये सरकार ने तीनों सेवाओं पर, सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति सरकार ने 7,010 रुपये खर्च किए, आर्थिक सेवाओं पर 5,525 और सामान्य सेवाओं पर 4,954। ये प्रति व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ये जिस तरह से टैक्स के बारे में कहा जाता है, टोटल टैक्स कलेक्शन कितना रहा, प्रति व्यक्ति टैक्स कलेक्शन कितना रहा, तो प्रति व्यक्ति राज्य की संपूर्ण आबादी से उसको डिवाइड कर दिया गया। उसी तरह से ये प्राप्त विभिन्न लोगों को विभेदित तरीके से रहा,
उनकी आवश्यकता और कुशलता के अनुसार। ठीक है, सामाजिक सेवाओं में लगभग साम्यता रही होगी, लेकिन जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादा खर्च किया गया होगा। तो ये प्रति व्यक्ति 7,010, आर्थिक सेवाओं पर 5,525 और सामान्य सेवाओं पर 4,954 रुपये राज्य सरकार ने खर्च किया। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, हम लोग देखते हैं और आगे क्या है। बिहार में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और ज्ञान की दृष्टि से भी अध्याय 3 कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, कृषि और उसकी सहायक गतिविधियों पर राज्य सरकार आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि राज्य सरकार ने किस तरह से प्रयास किए हैं। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आप लोगों ने भी देखा कि बिहार की कितनी बड़ी आबादी, वो लगभग 55% के आसपास वो कृषि क्षेत्र में नियोजित है, उस पर निर्भर है, उसमें एम्प्लॉयड है, जिसमें राज्य की 75%, देख रहे हैं 75% आबादी, वो मैं एम्प्लॉयमेंट रेट बता रहा था संभवतः, लेकिन निर्भरता कितनी है, 75% से अधिक आबादी नियोजित है, 75%। इस आंकड़े को आप याद कर लीजिए, ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 75% आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर है। सॉरी, 75%। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है हम लोग देखते हैं। ये तो हो गया 75% आबादी वो कृषि क्षेत्र में नियोजित है। कृषि का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने चतुर्थ कृषि रोड मैप 23 से 28 538 5 वर्षीय योजना है ये को अपनाया है। ठीक है, सरकार ने 5 वर्षीय एक विशिष्ट योजना को अपनाया है जिसका नाम है चतुर्थ कृषि रोड मैप। उसके बाद कृषि के लिए विद्युत सब्सिडी 19-20 से 23-24 के लिए 8 गुनी बढ़ी है। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड के तहत वर्ष 23-24 में 7,080 करोड़ रुपए ऋण वितरित किया गया। ठीक है, तो कृषि के लिए विद्युत सब्सिडी इन 8 गुनी बढ़ाई गई है 19-20 से 23-24 के बीच में। कृषि क्षेत्र में सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल लगता है। ठीक है, और ट्यूबवेल का बिल आता है, तो राज्य सरकार ने उस बिल में कृषि कार्यों के लिए जो उपयोग किया जाता है उसके लिए सब्सिडी दी है, अपनी तरफ से सहयोग दिया है कि जितना विद्युत कंपनियों का जितना बिल होता है उसमें से राज्य सरकार इतने का सहयोग देगी विद्युत कंपनियों को, किसानों को डायरेक्ट नहीं देती है विद्युत कंपनी अपने आप जो है उसको एडजस्ट कर लेंगी और किसानों पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। तो 8 गुनी बढ़ी है, राज्य सरकार ने इसमें 8 गुनी की बढ़ोतरी की है। इसी तरह से किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 7,080 करोड़ रुपए किसानों को ऋण दिया गया है। केसीसी के तहत सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से, ग्रामीण बैंकों के माध्यम से, वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से राज्य सरकार किसानों को अल्पावधि ऋण देती है 6-6 महीने के लिए कृषि, जिससे वो खरीफ और रबी की अपनी फसलों के लिए उर्वरक, बीज आदि ले सके। ठीक है, और उनको वित्तीय रूप से जो है वो सशक्त किया गया है इसके माध्यम से। आप लोग केसीसी के विषय में पढ़ लीजिएगा, योजना कब आई, 2001 में संभवतः आई है, और इसके क्या उद्देश्य रहे, इस समय इसका विस्तार किन किन क्षेत्रों में कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भी इसका विस्तार किया गया है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ये आपके लिए बिंदु महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ और देखते हैं कि क्या है। बिहार में वर्ष 2022-23 में 54.6% भूमि का उपयोग फसलों के उत्पादन के लिए किया गया। तो बिहार की 54.6% भूमि का उपयोग जो है वो कृषि कार्य के लिए किया गया। उसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले फैक्ट को। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ने के बाद आप लोग जब मेंस की राइटिंग करेंगे, आप इतना बेहतरीन तरीके से निष्कर्ष दे पाएंगे कि पढ़ने वाला इस बात को, आपके उत्तर को पढ़ने वाला सोचेगा कि इसमें गंभीरता, तथ्य, तर्क और विश्लेषण, किसी भी उत्तर के लिए, एक मानक उत्तर के लिए उत्तर में तथ्य, तर्क और विश्लेषण तीनों होना चाहिए। मान लीजिए आपने तथ्य रख दिया, तर्क और विश्लेषण नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने
तथ्यों की उपयोगिता के विषय में तर्कों और के माध्यम से बताया नहीं और निष्कर्ष नहीं है, तो आपने पूरे बिंदु को क्लोज नहीं किया कि कहाँ पर इस उत्तर को कहाँ समाप्त होना चाहिए। इसका प्रश्न का मतलब ही होता है कि उसको सीमित किया जाए, वो जितनी मात्रा में पूछा जाए उसके मामले में उतना उत्तर देना है। ये निबंध नहीं है, ठीक है। निबंध का अलग विषय है। निबंध में विचारों की विस्तार का कोई ओर छोर नहीं होता है, ठीक है। उसमें आपके विचारों की गहनता को, उसके विस्तार को जो व्यापक तरीके से उसकी आपके व्यक्तित्व का परीक्षण उसके माध्यम से किया जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक फसल सघनता कहाँ पर रही, किस राज्य में? वो रही सुपौल में। कहाँ रही? सुपौल में। सर्वाधिक फसल सघनता सुपौल में रही 1.82% और उसके बाद जहानाबाद में 1.75%। अगला फैक्ट देखते हैं, 2015-16 में बिहार में उपलब्ध 16,412 जोतों में से 2,297 जोत ही महिलाओं द्वारा नियंत्रित थे, जिसका कुल जोत में 14%। राज्य सरकार का ये जोर है कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए और कृषि जोतों पर पुरुषों का अधिकार जो है वो महिलाओं के अनुपात को बढ़ा करके वो संतुलित किया जाए। तो 2015-16 में बिहार में उपलब्ध 16,412 जो हजार जोत थे, उसमें से 2,297 जोत ही महिलाओं द्वारा नियंत्रित थे, जिसका कुल जोत में 14% हिस्सा था, ठीक है। 22-23 में बिहार के सभी जिलों में चावल उत्पादन में रोहतास का सर्वाधिक 9.5% योगदान रहा। ये सब फैक्ट याद करने वाले हैं, ठीक है, ये याद करने वाले हैं। चावल उत्पादन में रोहतास का प्रतिशत योगदान 9.5% रहा। उत्पादकता भी 4,649 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, कितना रही? 4,649 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, ठीक है। तो इस तथ्य को आप याद कर लेंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ और देखते हैं कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में आपके लिए क्या है। बिहार में गेहूं की उत्पादकता में, अब हम लोग चावल का देख लिए, लेकिन जीवन का भौतिक आधार गेहूं है, गेहूं भी है। गेहूं हमेशा रोटी की बात होती है ना, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं बिहार में गेहूं की उत्पादकता में वर्ष 22-23 में से 23-24 में के बीच 8.8% की वृद्धि हुई है, ठीक है। कितना? 8.8% की वृद्धि हुई है 22-23 से 23-24 के बीच में। बिहार का सर्वाधिक गेहूं उत्पादकता, देखिए उत्पादकता में उत्पादन में दोनों में अंतर होता है। जरूर हो सकता है कोई राज्य उत्पादन अधिक करता हो लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम हो, कोई राज्य प्रति हेक्टेयर उत्पादकता उसकी अधिक हो लेकिन कुल उत्पादन कम हो। तो यहाँ पर शीर्ष गेहूं उत्पादकता 4,012 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर वाला जिला बेगूसराय। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। बेगूसराय में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 4,012 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जो कि सर्वाधिक है। बिहार में मक्का उत्पादकता, देखिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं जिससे स्पष्टता बनी रहे, ठीक है। बिहार में मक्का की उत्पादकता राष्ट्रीय औसत के समकक्ष है। यद्यपि 2023-24 में रबी मौसम में उपजे मक्का की उत्पादकता 7,541 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो 22-23 की उत्पादकता से 9% कम है। इस फैक्ट का मतलब आप समझे, बिहार में मक्का की उत्पादकता राष्ट्रीय औसत के लगभग बराबर है। बावजूद इसके हम लोग सर्वेक्षण इस बात को बता रहा है कि इसकी उत्पादकता जो राज्य में 23-24 में हुई है वो 22-23 से 9% कम है। इसके बावजूद राष्ट्रीय उत्पादकता मक्के के मामले में राष्ट्रीय औसत के समकक्ष है। ये जो है एक उपलब्धि ही है, हम कहेंगे ऐसा बार बार नहीं होगा। राज्य सरकार फिर काम करेगी, कुछ एडवर्सरीज रही होंगी, फिर वो अपने आप
9% वो +9% में हो जाएगा। मक्का की खेती रोहतास और औरंगाबाद को छोड़ करके सभी जिलों में होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। मक्के की खेती कहाँ नहीं होती है? रोहतास और औरंगाबाद में, बाकी बिहार के सभी जिलों में होती है। कुल उत्पादकता में 4 जिले पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज का 53% योगदान है। मतलब पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज मिल करके ही टोटल मक्का उत्पादकता का 53% उत्पादन कर देते हैं। ठीक है, ये तथ्य जो है महत्वपूर्ण है। बिहार में दलहनी फसलों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे कि बिहार में दलहनी फसलों का की क्या स्थिति है। दलहन उत्पादन, भारत बहुत बड़ी मात्रा में दलहन का आयात करता है, क्योंकि उतनी मात्रा में हमारे यहाँ मांग तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उत्पादन उतना नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बिहार में दलहनी फसलों का क्षेत्रफल 22-23 में 433.9 हजार हेक्टेयर, 433.9 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 23-24 में 468.0 हजार हेक्टेयर, 468 हजार हेक्टेयर हो गया है। ये एक बड़ी वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, यद्यपि विभिन्न दलहनों की उत्पादकता घटी है। क्षेत्रफल तो बढ़ा है, सर्वेक्षण ये बता रहा है कि दलहन की उत्पादन में के लिए क्षेत्रफल जो है वो बढ़ा है, लेकिन दलहनों की उत्पादकता में कमी आई है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में ईख, गन्ना जिसको बोलते हैं, की खेती क्षेत्र का क्षेत्रफल 22-23 के 210.2 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 23-24 में 202 हजार हेक्टेयर हो गया है। यही इसकी औसत अवधि में उत्पादकता भी 2022-23 के 69 हजार किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से घटकर तो 23-24 में 69,000 प्रति हेक्टेयर रह गई है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको इस पर एक बार फिर से अवेयर हो जाना चाहिए, जिसको बोलते हैं सावधान हो जाना चाहिए। तो ईख की खेती का देखिए, पहली बात तो क्या हुआ है, क्षेत्रफल 210 से 202, क्षेत्रफल भी घट गया है। इसका मतलब लोग गन्ने की उत्पादन में रुचि कम ले रहे हैं, उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, अब क्षेत्रफल भी कम हुआ और ये प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो 69,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी वो 67,000, ये भी कम हो गई है। तो गन्ने या ईख के उत्पादन को लेकर के ये एक नकारात्मक तथ्य जो है वो सामने आया है। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ और देखते हैं कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में हमारे लिए आगे क्या है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में विभिन्न फसलों की उत्पादन फसलें कौन कौन सी हैं, और 23-24 में उनसे उत्पादन खाद्यान्न 23,115.5 हजार टन में है, अनाज सीरियल्स 22,716.8, धान 9,522.9, गेहूँ 7,306.7, मक्का 5,864.9, कुल मोटे अनाज 5,887.3। ये फैक्चुअल नॉलेज है, इसको आप लोग एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ठीक है, तो इससे आपको क्रम पता हो किस में सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न है, खाद्यान्न नंबर 1 पे है, उसके बाद अनाज है, उसके बाद धान है, उसके बाद गेहूं है, उसके बाद मक्का है और उसके बाद मोटे अनाज। इस क्रम को आप लोग अच्छे से एक बार अपने दिमाग में, मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। हाँ, अभी ख़त्म नहीं हुआ है उसका क्रम, और आगे देखते हैं। जौ के मामले में 15.3, बाजरा 3, कुल दलहन 398.6, अरहर 23.1, चना 78.5, मसूर 113.8, कुल तिलहन 150.7, सरसों जिसको राई 122.4, कुल रेशेदार फाइब्रस क्रॉप्स कितना है 986। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं लेकिन पहले इसको डिलीट करते हैं।
जो हमने लिखा है। कुल रेशेदार 986। जूट उत्पादन बंगाल और बिहार सटा हुआ है। बंगाल में जूट का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है। बिहार भी लगभग भौगोलिक रूप से उससे जुड़ा हुआ है, उससे संबंधित जलवायु परिस्थितियां भी वहाँ पर पाई जाती हैं। तो जूट के उत्पादन में गट्ठर में 785, मेस्ता 201, ईख 13,681.9। ठीक है, तो ये चूँकि क्रम जो है वो ईक को लेकर के कुछ गड़बड़ाया होगा, तो एक बार इसको आप लोग पूरे सीरियल में इसको देख लीजिएगा और नंबरिंग कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ और देखते हैं कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में आपके लिए और क्या प्रमुख बातें रही हैं। राज्य बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में प्रमुख फसलों की वर्ष 2023-24 में उत्पादकता, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता किसकी कितनी रही है, तो इसको भी आप लोगों को देखना जरूरी है। ये पूछा जा सकता है कि प्रमुख, पहला दूसरा पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रमुख जो खाद्यान्न है या जो कैश क्रॉप्स हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है कि किसकी उत्पादकता प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक है। तो कुल अनाज 3,573, धान 3,062, गेहूँ 3,211, मक्का 6,138, कुल मोटे अनाज 6,056, बाजरा 1,138, कुल दलहन 852, तूर जिसको अरहर बोल रहे हैं 1,688। अब ये चीज़ देखिएगा आप लोग, उत्पादकता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है ये। ठीक है, तो ये इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये उत्पादकता प्रति किलोग्राम हेक्टेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अरहर हो गया था 1688, चना 974, मसूर 813, कुल तिलहन 1162, जूट 2,667, ईख 67,883 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ और देखते हैं कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। कल हम आपसे बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण पर के कुछ अन्य बिंदुओं पर जो महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक हैं, प्रीलिम्स के लिए भी आवश्यक है और मेंस की दृष्टि से भी हम आगे कल आपसे चर्चा करेंगे। इसी के साथ अपनी चर्चा को विराम देते हैं। आप लोग खूब मन लगा कर पढ़िए, ठीक है, और आगामी परीक्षा को लेकर के जो भी कमियाँ रह गई हैं उनको दूर करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।